हेलो दोस्तों, MSN क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मगध साम्राज्य का इतिहास कैसा रहा है, किन राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया, मगध साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, सारी बातों के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और साथ ही साथ अपना सुझाव भी कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि साम्राज्य होता क्या है। बहुत से सारे लोगों को साम्राज्य पता नहीं चलता है कि कहेंगे किसको, किस प्रकार समझेंगे। तो साफ साफ एकदम साधारण भाषा में हम लोग को ये जानना है, किसी शासक के शासन द्वारा उनके अधीन आने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, साम्राज्य कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी प्राचीन काल से ही हम लोग देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शासकों का क्या था, बहुत से सारे शासकों का शासन था। इन्हीं क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था मगध साम्राज्य। तो इन्हीं के बारे में आज के क्लास में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मगध साम्राज्य है क्या। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि मगध साम्राज्य है क्या। देख लीजिए, वीडियो छोड़ के आप लोग भागिएगा नहीं, प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत सी सारी चीज़ें आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, एक ही बात बोलेंगे हम कि आप लोग अधिकतर क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं यूट्यूब पर, किसी वीडियो को क्लिक करते हैं, चाहे किसी से भी सीखिए। ये नहीं बोलेंगे सिर्फ आप हम ही से सीखिए, ठीक, सबसे सीखते हैं तो आप विश्वास दिलाते हैं कि आज आपको हमसे भी सीखने के लिए मिलेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम बता सकते हैं आपको कोई नहीं बता सकता है, और भी सारे बता सकता है, लेकिन ये बात का महत्व रखता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कहीं अन्य लोगों की तुलना में आपको जल्दी समझ में आ सके, बेहतर समझ में आ सके, ये बात महत्व रखता है। लेकिन किसी न किसी से समझ में आता ही है, और एक पर एक पढ़ाने वाले भी हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज आप लोग को भी सिखाने का हम एक नया तरीका लेके आए हैं, बस एकदम साधारण सा तरीका में आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो देख लीजिए, आप लोग क्या करते हैं, किसी वीडियो को क्लिक करते हैं और 2-3 मिनट देखते हैं, अच्छा लगे या न लगे, क्या करते हैं, उसको छोड़ के दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सही ढंग से आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा किसी भी वीडियो को मत कीजिए। आप उस वीडियो को 10 से 5 मिनट देखिए, अगर समझ में नहीं आया, लगे कि नहीं इस वीडियो हमको यानी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बता रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, दूसरे बार से उस वीडियो को क्लिक मत कीजिए। इसी प्रकार हम भी बोल रहे हैं कि अगर आज समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो को भी मत देखिएगा, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सी सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। तो मगध साम्राज्य है क्या, इसके बारे में जानते हैं। देख लीजिए, इसके बारे में जानते हैं। देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित, देख लीजिए बौद्ध धर्म, देख लीजिए बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं आगुंतर निकाय। क्या बोलते हैं हम लोग, आगुंतर निकाय। एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक, निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं आगुंतर निकाय। और जैन धर्म से भी संबंधित एक ग्रंथ है, क्या है, जैन धर्म से भी संबंधित एक ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं भागवती सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग, भागवती सूत्र। क्या बोलते हैं हम लोग, भागवती सूत्र बोलते हैं उसको। ठीक, सूत्र। सबसे पहले से देखिए, तो यहीं से आपको सीखने के लिए मिल गया कि आगुंतर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और भागवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसलिए बोल रहे हैं एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, सारे चीज़ समझ में आएंगे। जितना भी देर का ये क्लास, जितना भी देर का हो जाए, ये शुरू से अंत तक देख लीजिए, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। आप पहले भी नहीं पढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास दिलाते हैं आपको, हम सिखा के ही छोड़ेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है आगुंतर निकाय, और जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है भागवती सूत्र। ठीक, इन दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद थे। और महाजनपद किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में ना जिन क्षेत्र या राज्य यानी किसी शासक का शासन क्षेत्र का निर्माण होना शुरू हुआ था, वो 600 ईसा पूर्व। कब, वो 600 ईसा पूर्व। देख लीजिए, 600 ईसा पूर्व आते आते क्या हुआ, एक बड़े राज्य में बदल गया। और इन्हीं प्रभुत्व संपन्न राज्य को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो उस समय कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि 16
पद में से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो देख लीजिए, बौद्ध धर्म के आगुंतर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र से कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद। देख लीजिए कितने, तो 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उनमें से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 3 महाजनपद। कितने? 3 महाजनपद बिहार में थे। 3 महाजनपद बिहार में थे। बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 3 महाजनपद बिहार में थे। सबसे पहले ये भी प्रश्न इसी तरह से पूछता है, देखिएगा अक्सर एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है अब तक कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो 2 ग्रंथों का नाम हमेशा याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित आगुंतर निकाय और जैन धर्म से संबंधित भागवती सूत्र। और 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में थे ये भी पूछा जाता है। कितने महाजनपद बिहार थे, या इन तीनों महाजनपदों की राजधानी क्या थी, और वर्तमान में बिहार के किस क्षेत्र में विकसित हुए थे, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल हम लोग जानेंगे। देख लीजिए बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 3 महाजनपद थे। तो पहला कौन था आपका? मगध। आपका पहला क्या हो गया? देख लीजिए क्या हो गया? मगध। पहला क्या था आपका? मगध। देख लीजिए यहीं से आया है मगध साम्राज्य, यही है मगध साम्राज्य, इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी लोग। पहला आ गया मगध। आपका दूसरा क्या आ गया? आपका अंग। तीसरा देख लीजिए, तीसरा हो गया आपका वज्जी। तीसरा क्या हो गया आपका? तीसरा हो गया आपका वज्जी। देख लीजिए इसकी राजधानी भी पूछे जाते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी, तो इसको नोट करते हैं हम लोग। इसकी राजधानी क्या था आपका? राजगिरी। क्या था? राजगिरी। क्या था? राजगिरी। यानी मगध साम्राज्य की, यानी मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी। और अंग का क्या हो गया? तो आपका चंपा। क्या था राजधानी? तो चंपा। इसकी ये राजधानी होगी। ये क्या है? मगध साम्राज्य का राजगिरी। और अंग का हो गया चंपा। और वज्जी का था वैशाली। एक क्या था? वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी थी। तो तीनों इंपॉर्टेंट याद करना है दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को शुरू से अंत तक समझ में आ रहा होगा, और एकदम ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एकदम टोटल चीज समझ में आएगा। देख लीजिए मगध साम्राज्य यानी 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन? मगध, अंग, तीसरा हो गया वज्जी। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली। अब जानते हैं कि ये जो, तो जान गए हम लोग महाजनपद 3 थे, और नाम भी जानेंगे, इसकी राजधानी भी जानेंगे। अगर पूछे कि बिहार के वर्तमान में किस क्षेत्र में ये विकसित हुए थे, तो उनको भी जान लेते हैं। तो राजगिर यानी मगध साम्राज्य अगर वर्तमान में कहा जाए तो कहाँ था आपका? पटना, और देख लीजिए पटना और गया के क्षेत्र में। कहाँ? तो पटना और गया के क्षेत्र में ये विकसित हुए थे। यानी उस समय इसी क्षेत्र में विकसित हुए थे। अभी हम लोग इस क्षेत्र को पटना और गया के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में विकसित हुए थे? तो देख लीजिए भागलपुर। कहाँ? क्या हो गया आपका? भागलपुर किस प्रकार से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं ये भी आपको बताएंगे, टोटल इसी क्लास में बताएंगे। ठीक, भागलपुर और मुंगेर। देख लीजिए ये यानी अंग महाजनपद बिहार के किस क्षेत्र में विकसित हुए थे? तो भागलपुर और मुंगेर वर्तमान में अभी के बारे में जान रहे हैं, यानी भागलपुर और मुंगेर में के क्षेत्रों में ये विकसित हुए थे। फिर वज्जी किस क्षेत्र में हुए थे विकसित? तो देख लीजिए ये हुआ था वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। देख लीजिए वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र में ये विकसित हुए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को शुरू से अभी तक शुरू से लेकर अंत जहाँ तक बताएं समझ में आ रहा होगा टोटल। तो प्लीज़ एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, टोटल चीज समझ में आ जाएगा। देख लीजिए पूछेगा कि आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार के किस जिले में आते हैं?
अधिकतर ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, या तो आपका भागलपुर या तो मुंगेर दिया हुआ रहेगा, या दोनों दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग वहाँ से आसानी से टिक कर सकते हैं। कहाँ पे आते हैं तो देख लीजिए, भागलपुर में आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए मगध किस क्षेत्र में हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी जिसको भी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। और वज्जी कहाँ पे आते हैं तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र में हुआ था। ये तीनों रहे या नहीं रहे, इसका जो फर्स्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। पटना तो याद रखिए कीजिएगा, पटना के अधिकतर क्षेत्रों पे आते थे। और भागलपुर को तो याद रखिए कीजिएगा, भागलपुर ऑप्शन में हमेशा रहेगा। और देख लीजिएगा जब पूछा भी गया है तो वो हमेशा ऑप्शन में भागलपुर दिया ही दिया गया है। और देख लीजिए वज्जी कहाँ आता है तो आपका वैशाली होता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया कि 16 महाजन पदों में से 3 महाजन पद बिहार में थे कि कौन कौन, मगध, अंग, वज्जी, और इसकी राजधानियाँ क्या थी, राजगिरी। और किस क्षेत्र में विकसित हुए थे, पटना गया। और उसके बाद कौन है, अंग, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। किस क्षेत्र में विकसित हुए थे तो भागलपुर और मुंगेर। और तीसरा क्या है आपका, वज्जी, और इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। और बिहार के किस क्षेत्र में विकसित हुए थे तो वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। और देख लीजिए एक बात इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है वज्जी से संबंधित, पूछता है कि विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य कौन था। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य कौन था, तो वो कौन था तो वज्जी था, यानी वैशाली। वज्जी रहेगा या वैशाली लिखा रहेगा। देख लीजिए विश्व का, इसका विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य कौन था तो आपका वज्जी कौन था आपका, वज्जी हो गया, यानी वैशाली। वज्जी बोलिए या वैशाली बोलिए, एक ही बात है, राजधानी थी, नाम उसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो वज्जी हो गया और वैशाली। अगर पूछेगा किस वंश द्वारा बनाया गया था, ये भी पूछता है कि वज्जी या वैशाली विश्व का जो पहला गणराज्य था किस वंश के द्वारा बनाया गया था, तो वो याद रखिएगा कौन, लिच्छवी वंश। कौन, लिच्छवी वंश। कौन वंश, लिच्छवी वंश के द्वारा किया गया था। कौन सा वंश, लिच्छवी वंश के द्वारा इन क्षेत्रों को पहला विश्व का गणतांत्रिक क्षेत्र बनाया गया था, यानी राज्य के नाम से जो बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो देख लीजिए गणतांत्रिक का अर्थ क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई शासक शासन कर रहे हैं ना, उनकी मृत्यु हो गई या वे अपना पद से हटना चाहते हैं, तो वे किसी अन्य व्यक्ति को अपने मन से चुन के नहीं बैठा सकते हैं अपने स्थान पर, गद्दी पर, यानी सत्ता पर नहीं बैठा सकते हैं। उन शासक के स्थान पे एक नए शासक को कौन चुनेंगे तो उस क्षेत्र के रहने वाले जनता चुनेंगे, यानी जनता के द्वारा शासन चुना जाएगा और वही शासन इस क्षेत्र के सिंहासन पर बैठेंगे। यही गणतंत्र का अर्थ होता है। चलिए दोस्तों, इतना हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। हम लोग जान लेंगे ना कितने महाजनपद बिहार में थे, तो 3। एकदम पूरा एकदम समझ लीजिएगा। देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से कभी भी याद मत कीजिए, जितना ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा उतना जल्दी आप लोग भूल जाइएगा। एकदम साधारण तरीका से पढ़ लीजिए, उसको मन में रिपीट करते रहिए, यानी दोहराते रहिए अपने आप, यानी टोटल सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा ना, जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी भूल जाइएगा। पूरे यानी पढ़ाइए, आपका पूरा ट्रिक हो जाएगा। क्या है, 5 साल तक पढ़िएगा। कोई अपना जॉब लेने के लिए, विभिन्न प्रकार के यानी किसी सफलता पाने के लिए 5 साल 10 साल से पढ़ रहे हैं, वो क्या है ना, ट्रिक ही कर लेता, 21 साल में निकाल देता, ऐसा नहीं ना होता है। तो किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए समय ही लगता है और मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ता है, या तो किसी को कम और किसी को ज़्यादा करना पड़ता है। तो भागिए नहीं, इस मुश्किलों से देख के भागिए नहीं। हम भी अपना अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो इसके लिए हमको भी मेहनत करना पड़ता है। अगर हम इसको डर से भाग जाए कि नहीं, क्या आपको बहुत सारे परेशानी हो रहा है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाने का काम करेंगे, तो क्या होगा, हम ही को नुकसान है ना। आम आदमी के लोगों की तरह, बेरोजगार की तरह घर में बैठे रहिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो जीवन में कुछ करने के लिए तो कुछ सहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीक़ा से कीजिए, यानी ट्रिक उड़िक ये सब मत अपनाइए। हाँ, जहाँ पे ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ अपनाएंगे, यानी इतिहास को ट्रिक के माध्यम से नहीं कीजिए। लॉजिक जहाँ पे लगता है आप लगा सकते हैं अपने तर्क से, यानी दूसरे के नहीं। हम जो ट्रिक बताते हैं उसको मत याद कीजिए, आप अपना ट्रिक अपनाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं। देख लीजिए, मगध